डाइपोल में क्या था प्रॉपर्टी डाइपोल का? डाइपोल इज टू इक्वल चार्जेस separated by distance. Equal charges separated by a distance. तो जो डाउट्स फेस किए थे वो शायद से कुछ इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ पे नोटेशंस कुछ अलग लिखता हूँ कि मानो कि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और अगर इनको आपने ये एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ, ये माइनस चार्ज है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर पॉजिटिव क्यू चार्ज a,0 पे है और माइनस क्यू चार्ज -a,0 पे है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है 2a। और जो डाइपोल मोमेंट है जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड विल बी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट 2a³ हो जाता है और इसका डायरेक्शन इज डायरेक्टेड from negative to positive charge. So the direction would be this, negative to positive charge. Now, मैंने पिछले क्लास में जो बताया था कि मैंने ये डिस्टेंस को d कंसिडर कर लिया था, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, qd हो जाता है। तो बस ये नोटेशंस का अंतर है, फंडा सेम है, ठीक है। आप चाहे डिस्टेंस 2a ले लो या फिर डिस्टेंस d लो, आपको रिजल्ट एक ही आना है। नेक्स्ट, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि हम इसमें जब भी डाइपोल डिस्कस करेंगे, हम लोग शॉर्ट डाइपोल्स डिस्कस करेंगे। शॉर्ट डाइपोल्स डिस्कस करेंगे मतलब डाइपोल से जो हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, हर एक केस में जो r होता है या फिर x होता है, ये जो डिस्टेंस है ये इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन जो डाइपोल के बीच में डिस्टेंस है, जो कि a है या फिर 2a है। तो जो डाइपोल का लेंथ है वो काफी शॉर्ट है, ठीक है। दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस, लेट्स से कि अगर एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इससे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेते हैं, तो ये r और इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। शॉर्ट डाइपोल का यही मतलब है ना। हम अगर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो और एक पॉइंट देखेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो दो पॉइंट हैं, अगर मानो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये -a,0 पे है, ये +a,0 पे है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा। अगर आप एक एक्सियल पॉइंट मानो कि एट अ डिस्टेंस समवेयर x,0 पे, अगर ये एक्सियल पॉइंट हो गया, अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको यहाँ की मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ होगा, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। तो ये जब ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डोमिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मिलेगा। सिमिलरली अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप इवैल्यूएट करोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डोमिनेट करता हुआ दिखेगा ओवर पॉजिटिव चार्ज, तो आपको
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो चाहे वो लेफ्ट एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस में, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल आपको मिलेगा। और मैग्नीट्यूड क्या मिलता है एक्सियल पॉइंट पे आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा will be 2kp by x क्यूब। तो ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो इसको हटा। तो k stands for 1 by 4 pi epsilon naught, which is constant. P is equals to in this case it is 2qa, and x is the distance, and the directed along the dipole moment, directed along the dipole moment. Similarly, जब आप इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो अगर डाइपोल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज, यहाँ पे a,0, ये -a,0, आपको फील्ड इस पॉइंट पे निकालना है which is at 0, y. The dipole moment direction is this. Now at this point अगर आप electric field due to negative charge calculate करेंगे, तो it will be along the line joining negative charge and towards itself, and similarly positive charge की वजह से calculate करेंगे, it will be along the line joining and away from itself. तो दोनों का component आप लेंगे, vertical components cancel हो जाएंगे, horizontal components add up हो जाएंगे। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है, एंड जो दोनों का कंपोनेंट हो जाएगा ये 2e cos थीटा आपको मिलेगा। तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मिलेगा, चाहे आप पॉजिटिव एक्सिस में लो या फिर नेगेटिव एक्सिस में लो, या फिर आप इन बिटवीन द डाइपोल भी अगर आप ले लोगे, इन बिटवीन द डाइपोल भी अगर आप ले लोगे, तो भी आपको यहाँ पे जैसे जैसे आओगे एक्स और वाई जो ओरिजिन का पॉइंट है वहां पे पहुंचोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगी ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे भी आप जज करोगे डायरेक्शन, तो फिर भी आपको नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे ही मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट ऑफ द डाइपोल। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिलता है, इट इज नथिंग बट kp by y क्यूब, तो which is again k is 1 by 4 pi epsilon naught, and p is equals to 2qa, and directed opposite to the dipole moment। ठीक है, तो अब इससे और एक इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, वो इंफॉर्मेशन ये है कि E axial is equal to twice of E equatorial। E axial is twice of E equatorial magnitude। ठीक है, ये भी और एक इंफॉर्मेशन हो गया ना। अगर एट अ जनरल पॉइंट आपको निकालना होता है, एट अ जनरल पॉइंट which is p r comma theta, तब क्या करते हैं, तब मानो कि ये अगर p है और अगर आपको एट अ पॉइंट r comma theta आपको निकालना हो, तो which is at a distance of r and at an angle of theta from p, ये क्या है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को अलोंग द लाइन रिजॉल्व एंड परपेंडिकुलर टू लाइन रिजॉल्व करोगे, along the line resolution का मैग्नीट्यूड आपको p cos थीटा मिलेगा, परपेंडिकुलर टू p sin थीटा मिलेगा। परपेंडिकुलर के लिए this point would be axial and equatorial, ये परपेंडिकुलर के लिए आपको इक्वेटोरियल मिलेगा, और ये वाला जो along the line joining है उसके लिए आपको एक्सियल मिलेगा रिस्पेक्टिव पॉइंट।
तो फिर आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करोगे तो लेट्स से E1 है अलोंग द लाइन जॉइनिंग, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन पे होगा, और इक्वेटोरियल जो है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल होगा, तो E2 हो जाएगा। सो E1 विल बी KP cos थीटा 2 KP cos थीटा, क्योंकि एक्सियल है और डिस्टेंस तो रिमेन सेम, तो R क्यूब। एंड E2 क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड है ये सब, तो KP sin थीटा बाई R क्यूब। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा, which will give you the value KP by R cube 3 cos square theta plus 1। ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड तो इसका डायरेक्शन दोनों के रिजल्टेंट पे होगा, इसका डायरेक्शन दोनों के रिजल्टेंट पे होगा, और कितना एंगल बना रहा होगा, मान लो कि अल्फा बना रहा है, ये क्या है, ये E है जिसकी मैग्नीट्यूड ये आई हुई है, ठीक है, इट जनरल पॉइंट है। तो ये अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। ये आपको अल्फा इज द एंगल, अल्फा याद रखना, अल्फा इज द एंगल फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है आर वाला, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उससे एंगल आप अल्फा ले लोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता चलेगी एट अ जनरल पॉइंट। ये तरीका था सिंपल। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? यस सर, क्लियर। ठीक, सिंपल था यहाँ तक तो। अब देखेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, तो लेट्स से ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, तो दिस इज E। मैंने यहाँ पे अब डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड पे मैं चार्जेस को रखूंगा तो दे विल एक्सपीरियंस अ force due to the external field. The positive charge will experience a force in the direction of the electric field, and the magnitude would be electric field multiplied by the charge will be equal to F. Same force का magnitude will be experienced by minus q charge, but the direction would be opposite to that of the electric field. Magnitude would remain same. So if I calculate the net force on the dipole, net force on the dipole, net force on dipole, so it will be 0, because जो जितना अमाउंट ऑफ फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना अमाउंट ऑफ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन पे भी लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। ऑफ कोर्स ना दोनों फोर्सेस जो है वो बॉडी के सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट, मतलब जो जो जिन पॉइंट्स पे वो फोर्सेस लग रहे हैं वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, दैट्स व्हाई देयर विल बी अ टॉर्क, देयर विल बी अ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन विद इन द बॉडी। सो अगर ये पॉइंट्स, अगर ये फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे होते हैं या फिर ऐसे पॉइंट्स पे लग रहे होते हैं जो कि कोलिनियर है, तब भी नेट फोर्स 0 होता और टॉर्क भी 0 होता, ठीक है, कोई टेंडेंसी ऑफ रोटेशन नहीं होती। बट इन दिस केस द नेट फोर्स तो 0 है, बट दोनों कोलिनियर नहीं है पॉइंट्स जहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो फिर ये एक टेंडेंसी ऑफ रोटेशन एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क के वजह से। अब टॉर्क कैसे आ रहा है, देखो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, इट विल प्रोवाइड अ टॉर्क, अगर इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें, इट विल प्रोवाइड अ टॉर्क
इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव चार्ज को घुमाने की कोशिश करेगा, एंड जो नेगेटिव पे जो टॉर्क लग रहा है वो इसको अगेन सेम डायरेक्शन पे, मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है ना, एंड दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फोर्स लग रहा है दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम है, और कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, सो दोनों कपल करेंगे, और कपल करके इसको नेट टॉर्क प्रोवाइड करेंगे ताकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे, ये डाइपोल क्लॉकवाइज रोटेट करे, राइट। तो जब हम नेट टॉर्क नेट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि नेट टॉर्क इज व्हाट, आर वेक्टोरियली आर क्रॉस एफ है, और आर क्रॉस प्रोडक्ट में जब मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो साइन थीटा ले लेते हो, तो कभी भी एफ अगर लेते हो तो ये आर साइन थीटा का वैल्यू जो है ये आपको बताता है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो। तो मानो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस ए है, तो विद दिस हॉरिजॉन्टल अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये वाला आर साइन थीटा। सिमिलरली सेम एंगल यहाँ से भी होगा, सेम एंगल यहाँ से भी होगा, तो ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाता है, आर साइन थीटा। तो अबाउट दिस ओरिजिन, अबाउट दिस पॉइंट ओ, अबाउट दिस पॉइंट अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें, टॉर्क कैलकुलेटेड, ये अबाउट ओ है, अबाउट ओ है। टॉर्क कैलकुलेट अगर हम लोग अबाउट ओ करें तो दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क ऐड हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो ऐड हो जाएगा। दोनों इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की तरह कर रहे हैं, तो इसीलिए दोनों ऐड हो जाएगा, कपल फॉर्म करेगा बेसिकली। तो जब हम ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2e क्यू ए साइन, मतलब ए साइन थीटा, आर मैंने वहां लिखा हुआ है, यहाँ पे ए होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू क्यू ए बन जाएगा पी साइन थीटा। तो सिमिलरली ये अगर हम लोग वेक्टोरियली करें तो ये पी क्रॉस ई हो जाता है टॉर्क। तो इससे आपको ये समझ लेना चाहिए कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन वुड बी directed in the plane perpendicular to इलेक्ट्रिक P and E, दोनों को परपेंडिकुलर आपको, एंड डायरेक्शन। अब अगर इस केस में मैं पूछूं, जो अभी ड्राइंग मैंने ड्राइंग करा हुआ है उस केस में आपको टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, आउटवर्ड द प्लेन। अच्छा ये पता है ना आप लोगों को, दिस इज, अगर मैं डॉट कहता हूं और मैं क्रॉस कहता हूं, तो जनरली फिजिक्स में अगर ये सिंबल यूज करा जाता है कि कोई भी डायरेक्शन बताने के लिए, तो डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, पता है? सर स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर नहीं 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 नहीं, वैसे मत कंफ्यूज करो, मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ, मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ। ये क्रॉस जो है ना वो इन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जो है वो आउट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद रख लो। डॉट क्या है, इन रिप्रेजेंट करता है, सॉरी डॉट आउट को रिप्रेजेंट करता है और क्रॉस इन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आपको कोई वेक्टर का डायरेक्शन बताना है, जैसे कि अभी आप जो भी देख रहे हो, आप जो स्क्रीन भी देख रहे हो, लैपटॉप का स्क्रीन देख रहे हो, फोन का स्क्रीन देख रहे हो, तो आप मुझे ये बताओ, जो टॉर्क है इन दी केस जो मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है, उस केस में टॉर्क आपको इनटू दी स्क्रीन मिलेगा या फिर आउट ऑफ दी स्क्रीन मिलेगा? आउट ऑफ द स्क्रीन सर। into the screen sir. सोच के बताओ यार वैभव, इनटू द स्क्रीन है। व्हाट यू विल डू, यू विल कर्ल योर फिंगर्स। अब देखो, यू विल कर्ल, यहाँ पे ये वाला फोर्स की, यहाँ पे ये वाला देखो देखो देखो, ये वाला फोर्स की डायरेक्शन है, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द आर वेक्टर, टॉर्क में बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द एफ वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। नाउ आर क्रॉस एफ करेंगे तो
यहाँ से मैं कर्ल करूंगा माई फिंगर्स, राइट हैंड का फिंगर्स मैं आर से लेके एफ तक कर्ल करूंगा, तो मेरे को थंब कहाँ मिलेगा? मेरे को थंब मिलेगा इनटू द प्लेन। ठीक है, तो जब भी मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, मतलब वो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मतलब ये बताता है कि वो वेक्टर इनटू द प्लेन जा रहा है। और अगर मैं किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये बताता है कि वो वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, सो दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट, ये हम लोग मैग्नेटिज्म में ज्यादा यूज करते हैं, बट हम ओवरऑल फिजिक्स में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं ये कन्वेंशनली एक्सेप्टेड नोटेशन। ठीक है, डायरेक्शन का याद रख लो, क्रॉस माने इनटू द प्लेन, डॉट माने आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो दिस विल बी डायरेक्टेड, इन दिस केस इट विल बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन। ये किसका डायरेक्शन है? ये टॉर्क का डायरेक्शन। ओके, तो देखो, जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो हम लोग को ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है। व्हाई? बिकॉज एफ नेट इज 0, बट ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, बट वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम इसे केसेस फाइंड आउट करना कोशिश करेंगे यहाँ पे ये दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे होगा। तो मुझे टॉर्क का एक्सप्रेशन स्टडी करके बताओ कब आपको टॉर्क 0 मिलेगा। ऑफ कोर्स पी और ई तो 0 होगा तो टॉर्क 0 जाएगा, बट पी और ई 0 हो जाएगा तो मतलब आपका एग्जिस्टेंशियली मिसिंग है। मतलब पी को भी 0 कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 0 कर दो, तो बचता क्या है? किसको 0 करोगे? सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर चेंज करे तो अभी आ जाते हैं, अभी वही सब करेंगे यार। अभी देखो केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला केस है, अगर मानो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और आपने अपना डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? थीटा क्या हो गया यहाँ पे? 0। 0। ठीक है, तो एफ, हाँ, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे आपको अलोंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नेगेटिव चार्ज पे आपको अपोजिट डायरेक्शन पे मिलेगा। तो ऑफ कोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे एफ नेट तो 0 है, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो है। बट क्योंकि थीटा भी 0 है तो हम टॉर्क नेट भी जब निकालेंगे, बिकॉज इट इज पी ई साइन थीटा, साइन 0 0 है तो टॉर्क नेट भी 0 है। तो ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों है। ठीक है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दोनों है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, व्हाट इज दिस? दैट इज रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ना। जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो अब ये डिटरमाइन करेंगे कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एफ नेट अगर 0 है तो देखेंगे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हम मानो इसको डाइपोल को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव करते हैं। तो अगर हम कैसे भी मूव कर ले इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो फिर मेरा एफ नेट तो चेंज होने वाला है ही नहीं, बिकॉज कहीं पे भी, क्योंकि हर एक जगह पर, उस रीजन पे हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है और डाइपोल में जो चार्जेस है उनकी भी मैग्नीट्यूड सेम है। तो आपको एफ नेट तो चेंज होने वाला नहीं है। तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो हमेशा वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये हम कह सकते हैं। बट जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे चले जाएंगे तब याद रखना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो सकता है, हम देखेंगे। बट ट्रांसलेशन अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो क्योंकि हर रीजन में, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम डाइपोल को कहीं पे भी लेकर चले जाएं और डाइपोल के चार्जेस सेम है तो उन पे जो फोर्सेस लगेंगे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल है। बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं,
रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो मानो कि मैंने इस डाइपोल को हल्का सा एंगल देके रोटेट किया है, हल्का सा एंगल देके इधर रोटेट किया है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज वाला उसको इस डायरेक्शन पे रोटेट करवाने का टेंडेंसी देगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको इस डायरेक्शन पे रोटेट करवाने की टेंडेंसी देगा। तो नेट इस पे रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है इस पे, नेट रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है ना, नेट रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, तो इसको वापस से वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ लाने के लिए मजबूर हो जाएगा। कौन लेकर आएगा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रिस्टोर कर देगा। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, स्टेबल। ओके, हम ये देखेंगे, ये चीजें याद रखना मेरे दोस्त, ये चीजें याद रखना, क्योंकि हम लोग जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे ना, डाइपोल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रख देते हैं तब पोटेंशियल हम देखेंगे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। वापस से जब पोटेंशियल डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, तब याद करना ये स्टेबल और ये इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली चीज है, तब हम एनर्जी से इसे रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। मानो कि हाँ सर, तब तो अगर बताओ कोई सा डाइपोल कोई एंगल में रखा हुआ है पहले से, तो उस पे टॉर्क लग के बाद में इक्विलिब्रियम पोजीशन तो रीच करेगा ना सर किसी टाइम पे। हाँ वही तो देखो, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ रुक जाओ, हाँ यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी तो वापस वो टॉर्क जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने के लिए तो लग रहा है। यस सर। देखो तो इक्विलिब्रियम कुछ देर बाद हाँ रीच कर देगा। वो अंडरस्टैंड दिस, जब हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही जब डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये वाली चीज बताई थी, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर यहाँ पे पार्टिकल होता है और यहाँ पे पार्टिकल होता है, मैं इस पार्टिकल को हल्का से इधर डिस्प्लेस कर दूं तो वापस से इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगता है कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाके रख देगा। बट इन दिस केस अगर मैं पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करूं इधर डायरेक्शन पे तो ये वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसीलिए अनस्टेबल हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है ना। एनर्जी के टर्म्स में अगर आप इसे स्टडी करोगे, अगर आप एनर्जी के टर्म्स में स्टडी करोगे तो जस्ट फॉर एंटरटेन माय आइडिया, ठीक है, कोई मतलब हार्ड एंड प्रूफ चीज नहीं है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, बस एंटरटेन करो इस आइडिया को। तो अगर मानो कि ये माउंटेन है और ये आपका डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है, तो कोई वैली है ये और ये माउंटेन है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल कहाँ पर ज्यादा होगी, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ऊपर पहले वाला या दूसरा, ऊपर में ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये भी जब आपने वर्क एनर्जी चीजें जब पढ़ी होगी, वर्क एनर्जी पावर वाला चैप्टर, उसमें ये कहा होगा every body in this universe, in any physical body always try to have minimum energy, लोअर एनर्जी वाले स्टेट की तरफ मूव करने का टेंडेंसी रखेगा कोई भी। ये मतलब ये नेचर का लॉ है, ठीक है, ये नेचर का लॉ है कि अगर किसी के पास भी ज्यादा एनर्जी है then it will somehow lose that energy and लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि अब यहाँ पे पहले वाले केस में देखो उस पार्टिकल के पास हायर एनर्जी है और इस पार्टिकल के पास सेकंड वाले केस में लोअर एनर्जी है, तो जब हम लोअर एनर्जी वाले स्टेट से हायर एनर्जी वाले स्टेट में से डिस्प्लेस कर रहे थे तो ये वापस से वो लोअर एनर्जी वाले स्टेट में आने की कोशिश कर रहा था, तो इसीलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में हायर एनर्जी होता है इनिशियली उसके पास, और जब हम उसे डिस्प्लेस करते हैं तो वो मोर एंड मोर लोअर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा होता है। तो इसीलिए क्योंकि लोअर एनर्जी स्टेट मोर डिजायरेबल होता है रादर देन हायर एनर्जी स्टेट, तो वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जब आप ये पूछ रहे हो हम अगर थोड़ा सा भी एंगल डिस्प्लेस करेंगे तो क्योंकि मेरा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्रीज है तो ये एक लोअर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, ये एक लोअर एनर्जी स्टेट है।
तो अगर आप थोड़ा सा भी स्लोअर एनर्जी स्टेट से इसे डिस्प्लेस कर देंगे तो फिर ये वापस से उसे वो हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाएगा, तो वापस से वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लग के उसे वो लोअर एनर्जी स्टेट पे लाने के लिए विवश कर देगा। ठीक है, तो कहीं पे भी आप रखेंगे यही होगा। ठीक है, तो ये देखो, अगर आपने अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे और आपने डाइपोल को क्या करा, ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, तो अब डायरेक्शन, अब थीटा का वैल्यू क्या है बताओ? 180 डिग्री। तो एफ नेट अगर यहाँ पे भी देखोगे नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज पे इन दिस डायरेक्शन, तो एफ नेट यहाँ पे स्टिल 0 है, यहाँ पे एफ नेट इज स्टिल 0। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम देखते हैं, पी ई साइन थीटा है, साइन 180 इज अगेन 0। ठीक है, तो ये रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगेन है। ठीक है, लेकिन अब ये कैसा स्टेबल स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है? तो अब फिर से हम इसे डिस्प्लेस करेंगे एट एन एंगल थीटा। तो जो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है उस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। तो ये वाला फोर्स उसको इस डायरेक्शन पे मूव, ये वाला इस डायरेक्शन पे रोटेट करने की टेंडेंसी पे होगा अबाउट दिस पॉइंट। तो ये नेट टॉर्क जो है कपल कर जाएंगे। लेकिन अब ये वापस से अगर नेट टॉर्क इसको इस डायरेक्शन पे लग रहा है तो ये वापस से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आने का टेंडेंसी पे नहीं रहेगा, है ना। अगर नेट टॉर्क इस पे इस डायरेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज अगर लग रहा है तो वापस से वो इक्विलिब्रियम जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहां पे नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? मेरा डायरेक्शन ये है डाइपोल, सॉरी मेरा डायरेक्शन डाइपोल का ये है। दिस इज माय डाइपोल्स डायरेक्शन। तो ये वापस से घुमाएगा, जब इसे वापस से घुमाएगा तो ये एंड पॉइंट्स घूम के कैसे हो जाएंगे, ये एंड पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा और ये एंड पॉइंट घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको फिर वापस से ये इस डायरेक्शन पे अलाइन करने की कोशिश करेगा, और ये इस डायरेक्शन पे अलाइन, इस डायरेक्शन पे अलाइनमेंट का क्या था, ये वाला केस था, पहला वाला केस। तो ये क्या है, ये मिनिमम एनर्जी स्टेट है, एंड ये हायर एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है। तो इसीलिए वो हाईएस्ट एनर्जी से आपने थोड़ा सा भी एंगल से इसे डिस्प्लेस कर दिया तो वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से मिनिमम एनर्जी स्टेट वाले को के डायरेक्शन पे मूव करने का टेंडेंसी ले लेता है। ठीक है, तो ये कैसे पोजीशंस हो गए, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्लियर है? ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। यस सर। अब वर्टिकल भी रख के देख लेते हैं जब थीटा 90 डिग्री है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पी है। तो पॉजिटिव चार्ज पे in this direction, negative charge पे in the opposite direction, net F net is still 0 and torque net क्या हो जाएगा, P E sin theta which is equals to P E। ठीक है, just P E। तो अगेन इसको ये इस डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, इसको इस डायरेक्शन पे रोटेट करेगा, इसको इस डायरेक्शन पे अलाइन करने की टेंडेंसी होगी, डायरेक्शन पे अलाइन करने की टेंडेंसी होगी, तो वो वापस से वो मिनिमम एनर्जी स्टेट को आने का कोशिश करेगा। ठीक है, इतना तो टॉर्क की वजह से हो गया। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मामला हम लोग R प्लस ई में ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे इतना ही था, इतना ही मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था। तो बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है हम लोग R प्लस ए में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज का थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे देख लेते हैं कैसा होता है। मैंने बिल्कुल ही शुरू नहीं किया था ना ये चीज, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का। नहीं सर, नहीं सर। देखो पहले आर्क का देखते हैं, सबसे आसान चीज। पहले आर्क का देखो, आर्क क्या है, ये है। ठीक है, और इसका
ये मानो कि इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, इस पे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। सर बता चुकी है। बता चुका हूँ ना। हाँ, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला। आवाज आ रहा है ना? यस सर। तो स्क्रीन दिखा नहीं ना? ओके, तो आर्क की वजह से हमने ये कैलकुलेट किया था विच इज अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। अगर ये आर्क है जिसपे लैम्डा चार्ज डेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर है, एंगल थीटा पे है, तो एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैग्नीट्यूड इतना मिल जाता है, ठीक है। एंड एट अ रिंग एट अ सेंटर 0 हो जाता है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर कितना होता है बताओ? याद है? यस सर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। नहीं, क्यू के टर्म से बता दो, वो आसान है। q by 4 pi epsilon naught x by x square plus r square 3/2। तो दिस इज, अगर ये रिंग ले लो आप ऐसा, और विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, यहाँ पॉइंट P पे आपको बताना होता है ये r है और इस पे लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, तो दिस इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, ठीक है, इतना ही है। एंड ये भी बता दिया था मैं, E मैक्स हो जाता है कब? E मैक्स इज एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस r बाई रूट 2, ठीक है। ई मैक्स हो जाता है वहां पे, और वहां की मैक्सिमम वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वायर की वजह से डिस्कस किया था हमने, वायर की वजह से फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी फाइनाइट वायर। नहीं सर, वायर स्टार्ट नहीं किए थे। तो चलो वायर देखते हैं, वायर देखते हैं। मानो कि ये वायर है, वायर पे भी हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। तो ये एक पॉइंट है जहां पे आपको कैलकुलेट करना है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ डी मानो, ठीक है।
तो ये पॉइंट डी पे आपको इस लाइन फाइनाइट वायर के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले चीज ये बोलेंगे कि लेट से हम ये पी पॉइंट से उस फाइनाइट वायर का दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, और दोनों एंड को जब ज्वाइन कर दिया तो मानो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले लाइन से जो ऊपर वाला एंड है फाइनाइट वायर का वो एंगल अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाला एंड जो है वायर का वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये मैंने अज्यूम कर लिया ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट लूंगा और इसको भी इसके वजह से पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने एट अ एंगल थीटा फ्रॉम दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने थीटा लिया है। कितना एंगल का लिया है एलिमेंट, वो मैंने मानो कि डी थीटा का एंगल का लिया हुआ एलिमेंट। तो इधर पे मुझे अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल से, अगर ये मानो कि एक्स एक्सिस है और ये वाला इधर ऐसा जो जा रहा है ये वाई एक्सिस है, तो मैं मानो कि ये दिस पॉइंट इज योर ओरिजिन। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस इज y एंड दिस कंप्लीट डिस्टेंस दिस मच इज dy। तो dy पे चार्ज कितना हो जाएगा मेरे पास, dq चार्ज इन दिस एलिमेंटल सेक्शन would be lambda times of dy, है ना। lambda is the charge density, linear charge density, उसे मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे वहां का एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। तो इस एलिमेंट की वजह से मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब मैं इस पी पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, यहाँ से ज्वाइन करके बोलूंगा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग मुझे डी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज DEX will be equal to DE cos theta, and इसका perpendicular component DEY would be DE sin theta। ओके, क्या अब मेरा, मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए होंगे, तो अब ऐसे ही था ना, पहले आप एक एलिमेंट ले लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसके वजह से नेट चार्ज वहां पे कितना है वो कैलकुलेट करते हो। नेट चार्ज कैलकुलेट करने के बाद आप उस नेट चार्ज की वजह से जो आपका डिजायरेबल पॉइंट है वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो ड्यू टू दैट एलिमेंट। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रिजॉल्व करते हो, यहाँ तक पहुंच गए। अब रिजॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, आप सिमेट्रिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे, क्या मेरे पास कोई सिमेट्रिकल पॉइंट है क्या। तो देखो अब ये पॉइंट जो है वो ऊपर वाले एंड वायर का अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, और सेम पॉइंट भी नीचे वाले एंड पॉइंट पे वायर का बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो दोनों एंगल तो सेम नहीं है इस केस में, तो आपको ऑफ कोर्स सिमेट्रिकल टोटल सिमेट्रिकल पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अगर मानो अल्फा और बीटा सेम होता, जो कि हम लोग एक केस देख लेंगे, तो आपको ये मिलेगा कि पूरा का पूरा सिमेट्रिकल, जो पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हो अपर वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में ले रहे हो यहाँ से यहाँ तक पे, वही उतना ही पॉइंट आपको नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी मिल जाएगा। तो इस वजह से सिमेट्रिकल हो जाता है, बट अभी केस में सिमेट्रिकल नहीं है तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो DE अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई कितना डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस मानो r है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम ना हमारा DEX कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई r स्क्वायर
which is यहाँ पे cos theta, and vertical component dEy will be 1 by 4 pi epsilon naught dq by r square sin theta. सिमी सोनाली, आप लोगों को ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा ना चीजें? नो सर। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, एक बार देख लो चीजें, आप फिर खुद प्रैक्टिस कर लेना, आसान ही है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है मुझे पूछ लो। dq क्या है? लैम्डा dy है, ठीक है, r स्क्वायर है और cos थीटा है। पहले मैं dy dx को देख लेता हूँ, अकॉर्डिंगली मैं dy को कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे को dy, मैं अब ये बोल सकता हूँ या नहीं, अब जरा से इस पे हम ज्योमेट्री लगाएंगे। अब अगर मैं ये वाला पार्ट पे फोकस करूं, इतना पार्ट, ठीक है, ये ट्रायंगल पे अगर मैं फोकस करूं, तो इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ रीड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस r है, ये वाला y है और ये थीटा है, ठीक है। तो अब अगर मैं ये लिख सकता हूँ इनके बीच में y by d इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो dy अगर मैं करूं तो दैट विल बी d टाइम्स ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला d और ये वाला d, ये डिफरेंशियल वाला d है, ये डिस्टेंस वाला d है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि d by r इज, सर मैं सेकंड स्क्वायर थीटा कैसे आ गया? y is what? d tan theta है ना, y is what? d tan theta। मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को, तो dy हो जाएगा, d कांस्टेंट है, मेरा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो d कांस्टेंट है। तो tan थीटा को मैंने डिफरेंशिएट किया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन इज सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, ठीक है, क्लियर है ना ये बात? तो d by r क्या हो जाएगा इस केस में? d by r will be cos theta। तो I can safely write r is equals to d secant theta। तो मैं ये दोनों एक्सप्रेशन अब यूज करूंगा, ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करूंगा। तो पहला वाला जो है वो देखो 1 by 4 pi epsilon naught lambda dy को मैं चेंज कर रहा हूँ d secant स्क्वायर थीटा d थीटा पे, और r स्क्वायर को चेंज कर दे रहा हूँ d स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा पे, और यहाँ पे cos थीटा पहले से ही है, ठीक है। तो मेरा ये टर्म कैंसिल, ये एक कैंसिल, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d आ गया, cos थीटा d थीटा हो गया। इसको मैं अब अगर मेरे को ex निकालना है, क्लियर है ना यहाँ तक? अगर मेरे को ex निकालना है तो मैं dex को इंटीग्रेट करूंगा, और लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, इसको निकाल दिया, और मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूँ? मैं इंटीग्रेट cos थीटा d थीटा को कर रहा हूँ। अब एंगल वेरी कर रहा है, एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मैं ये बीटा वाला एंगल जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है और अल्फा वाला एंगल जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, दोनों ऑपोजिट है। तो मैं क्या मान रहा हूँ? मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ, एंड मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सिमिलरली नेगेटिव ले रहा हूँ। तो मैं जब विथ रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, मैं जब अल्फा एंगल मेजर करूंगा तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो मैं पॉजिटिव प्लस अल्फा लूंगा, और मैं जब विथ रेफरेंस टू दिस एक्सिस बीटा एंगल मेजर करूंगा तो फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ, तो मैं माइनस बीटा लूंगा। और मैं कहां से कहां तक? मैं यहां से यहां तक जा रहा हूँ, तो मैं माइनस बीटा टू अल्फा इंटीग्रेट कर देता हूँ। कहां से? माइनस बीटा टू अल्फा इंटीग्रेट कर दिया, तो दिस वैल्यू वुड बी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, cos थीटा का इंटीग्रेशन विल बी sin थीटा, और लिमिट्स ऑफ माय इंटीग्रेशन इज माइनस बीटा टू अल्फा, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। सर थोड़ा सा ऊपर एक बार कर जाते हैं अभी जाते हैं। ये आपका हो गया EX, और EX का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखते रहना। हाँ बताओ, आ जाओ। हाँ, क्या दिक्कत है बताओ। और नीचे सर वो EX का जब इंटीग्रल शुरू ये D क्या हुआ, ये पूछो जब पूछो D जल्दी पूछो। 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा के बाद काटे हैं ना सर D sec स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ, वहां पर नहीं समझ में आया सर dy था उसको देख D देख देख, इधर देख, इधर देख। पहले तो देख मेरे भाई, मैंने यहाँ पे एक चीज गलती, मतलब अब मैं चेंज करूंगा तो मेरे को हर जगह चेंज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे ध्यान से समझ। ये जो D है ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, मेरा ये वायर जो रखा हुआ है, ये वायर से जो मेरा पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है उसका डिस्टेंस है D। ठीक है, ये D चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये D तो मेरा कांस्टेंट है। लेकिन अब और मेरा इस ट्रायंगल पे पर्टिकुलर रिलेशन y बाई डी tan थीटा का ये बैठता है। तब मैं जब इस एक्सप्रेशन को y इक्वल्स टू डी tan थीटा लिख दिया, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो d वाला वैल्यू जो है ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे जो d लिखा हुआ है ये मेरा डिफरेंशियल वाला d है। ठीक है, ये मेरा डिफरेंशियल वाला d है, ये वाला d मेरा डिस्टेंस है। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो dy विल बी इक्वल टू, d कांस्टेंट है तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मेरे को डिफरेंशिएट सिर्फ tan थीटा को करना है। tan थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा तो सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा आएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला और एक रिलेशन मुझे मिलता है, d बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो r टर्न्स आउट टू बी d सेकंड थीटा। तो जब मैं dy को रिप्लेस कर रहा हूँ d सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा से, तो d सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा से रिप्लेस कर दिया, और r क्या है मुझे यहाँ से मिल रहा है, d सेकंड थीटा मिल रहा है, तो ये d स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर थीटा कैंसल्ड, d से e। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये वाला वैल्यू आपको EX का आ गया। EX आपने यहाँ पे एक्सेस क्या लिया हुआ है, ये वाला एक्सेस लिया सर वहाँ हुआ है, तो D सर EX आपको इधर मिल, क्या? नीचे D रहेगा ना सर, वहाँ D नहीं लिखा हाँ डी है। 4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा। ठीक है, डी है। तो अब सिमिलरली EY को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देख लो, टोटल इंटीग्रल ऑफ DY, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ पे आपका dy बाई r स्क्वायर साइन थीटा है। तो जब हम ये सब सॉल्व करेंगे तो वापस से वही चीजें आएगी। जब हम dy बाई आर स्क्वायर को, dy बाई आर स्क्वायर वाला जो फैक्टर है यहाँ पे, ये वाला सेम चीज वो वहां पर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी है सेम चीज वाला फैक्टर। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, उधर से सिर्फ d की वैल्यू मिलती है, सारा कट कुटा के आपको d की वैल्यू मिलती है। dy बाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट जस्ट d। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और ऊपर आपको d थीटा भी मिलता है, तो ये साइन थीटा d थीटा आ गया। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अगेन माइनस बीटा टू अल्फा। नाउ सो EY इज equal to lambda by 4 pi epsilon naught d minus of cos theta minus beta alpha। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? हाँ, साइन थीटा डी थीटा ना। अरे cos थीटा का इंटीग्रल है भाई, sin थीटा का इंटीग्रल है। यहाँ पे cos थीटा का इंटीग्रल था तो आपको sin थीटा मिला था, यहाँ पे sin थीटा का इंटीग्रल है, हाँ माइनस cos, तो माइनस ऑफ cos ऑफ अल्फा एंड माइनस cos ऑफ माइनस बीटा। है नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ पे पूछो भाई।
माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा एंड माइनस ऑफ ये, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस ऑफ कॉस ऑफ बीटा वुड बी कॉस ऑफ बीटा माइनस माइनस प्लस, तो ये कॉस ऑफ बीटा, तो आपको नेट वैल्यू ई वाई की मिल जाएगी लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos of beta minus cos of alpha dy की वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगा dy का? पॉजिटिव y एक्सिस पे, ठीक है। तो समराइज कर देते हैं कि अगर ये फाइनाइट वायर है और अगर आपको एट अ डिस्टेंस d इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फॉर दिस फाइनाइट वायर, लैम्डा चार्ज डेंसिटी जिस पे है, तो आपको Ex मिलता है वहां पे विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, और आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा Ey विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा, एंड ये दोनों आप ज्वाइन करोगे अल्फा और बीटा के लिए, यहाँ से आपका अल्फा वाला एंगुलर डिस्टेंस है, यहाँ से आपका बीटा वाला एंगुलर डिस्टेंस है, ये आपका मुद्दा है यहाँ पे, ठीक है। जस्ट मेरे को 2 मिनट और दो, मैं आपको बाकी सभी केस बता देता हूँ। पहला केस है, ये तो फाइनाइट वायर के लिए हो गया ना, मैं अब बताता हूँ आपको इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर मतलब आपका जो ये वायर है, ये लेंथ हो गया वायर का, दोनों साइड से वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो अगर आप कोई भी एट अ डिस्टेंस पॉइंट पी लोगे, तो जो ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा। तो इन दिस केस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो जब इस केस में आप अल्फा, तो आप नोटिस करोगे आपको सिर्फ Ex की वैल्यू मिलेगी which will be lambda by 4 pi epsilon naught d, क्योंकि sin of alpha lambda by 2 pi epsilon naught d, lambda by 2 pi epsilon naught d आपको मिलेगा, क्योंकि sin of alpha और sin of इन दोनों में आप अल्फा पाई बाई 2 और बीटा पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 2 मिलेगा, 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी मिलेगा। और सेम चीज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 0 0 मिल जाएगा, तो आपको नेट ई वाई यहाँ पे 0 है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेमी फाइनाइट वायर के लिए जाते हो, क्या सेमी फाइनाइट मतलब एक साइड एक्सटेंड हो रहा होगा, एक साइड लिमिटेड है और एक साइड इंफिनिटी को एक्सटेंड हो रहा है। तो अब उसके एंड पॉइंट से मानो पी डिस्टेंस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तब क्या होगा, तब देखो इन दिस केस वन एंगल इज 0 बिकॉज एक एंगल तो यहाँ पे 0 है जो कि पी पॉइंट इस एंड पॉइंट को सबटेंड कर रहा होगा, दूसरा एंगल आपका पाई बाई 2 है। तो इसमें लेट्स से अल्फा इज पाई बाई 2 एंड बीटा इज 0, ठीक है, क्योंकि दूसरे एंड पॉइंट से फिक्स हो जा रहा है। तो इस केस में अगर आप Ex निकालेंगे हम लोग, तो Ex मिलेगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ अल्फा मतलब साइन ऑफ पाई बाई 2 1 साइन ऑफ बीटा 0, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगा एंड द डायरेक्शन इज दिस। एंड Ex अगर हम निकालेंगे तो फिर लिखते हैं लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी cos ऑफ बीटा मतलब cos ऑफ 0 1 माइनस cos ऑफ पाई बाई 2, cos ऑफ पाई बाई 2 इज 0, तो ये हटा दो पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेगेटिव आना चाहिए था, cos ऑफ बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा, ये ना यहाँ पे बीटा 0 है क्योंकि नीचे एंगल के साथ
cos of 0 1 है, cos of alpha cos pi by 2 0 है। कोई नेगेटिव आना चाहिए था, कुछ गलती करिए क्या? माइनस ऑफ cos of alpha minus pi by 2 is 0। बेसिकली पता नहीं चल रहा, बट x इधर हो जाता है ex एंड सेम मैग्नीट्यूड का आपको ये डायरेक्शन ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, जिस डायरेक्शन पे वो एक्सटेंड हो रहा होता है। ये मैं देख के बताता हूँ आपको कि एक्चुअली में ये माइनस होना चाहिए था, शायद से कहीं कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे वाले डेरिवेशन में, शायद से कुछ माइनस उल्टा होना चाहिए था। इंटीग्रेशन लिमिट्स भी सही लगा हुआ है, माइनस बीटा टू अल्फा माइनस बीटा टू अल्फा, पूरा लेंथ कवर हो गया। खैर कोई नहीं, देखते हैं ये चीज आपको मैं बस कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो आपको EX तो आपका X डायरेक्शन पे होगा, बट EY आपको जिस डायरेक्शन पे लेंथ एक्सटेंड हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। बेसिकली ये माइनस आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, तब जाके आप कह पाओगे कि ये नेगेटिव EY के डायरेक्शन पे, तो आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर एंगल देखोगे तो ये कुछ ऐसा इतने एंगल पे मिलता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा, और जिसमें मैग्नीट्यूड हो जाएगी 1/2√2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हेलो, यस सर। बाबू जी गायब हो गए? कोई नहीं, तो ये सेमी फाइनाइट वायर हो गया, फाइन इनफाइनाइट वायर हो गया, और क्या बचता है? ठीक है, इतने ही है सेमीफाइनाइट और इनफाइनाइट वायर, ठीक है। आपको आर्क और हो गया, ठीक है। तो इतने ही कुछ है, मैं देख के बताता हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास में चलो बता दूंगा कि यहाँ पे क्या कहाँ गलती हुआ है, अभी फाइंड आउट नहीं कर पा, और इसमें बैटरी भी खत्म हो जा रहा है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हम लोगों ने डाइपोल देख लिया था, रिवाइज कर लिया था, डाइपोल का एक्सियल और इक्वेटोरियल। डाइपोल की वजह से उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है वो ट्वाइस होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp बाई r क्यूब मिलता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे 2 kp बाई r क्यूब मिलता है ओनली। और एक्सियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट का डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और रेड जनरल पॉइंट आप कैसे तो लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, और फिर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, एक की वजह से एक्सियल हो जाता है, दूसरे की वजह से इक्वेटोरियल हो जाता है, और तो फिर आप नेट निकाल सकते हो विच विल बी kp बाई r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट। एंड कितने एंगल पे होता है? जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन से अल्फा एंगल पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है, एंड वो एंगल अल्फा की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। थीटा क्या है? थीटा वो वैल्यू है, ये वैल्यू है थीटा की, थीटा ये वैल्यू है, मतलब जो पॉइंट जहां पे आपको डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट को आप डाइपोल से जब कनेक्ट करते हो तो वो लाइन आपको डाइपोल के साथ कितना एंगल बनाता है, वो एंगल है। फिर जब आप यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पे डाइपोल को डालते हो तो एफ नेट 0 होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे होता है, बट टॉर्क नेट आपको P क्रॉस E बन जाता है। और फिर आपको जब इसे P और E पैरेलली रखते हो, ये पहला केस क्या है? P इज पैरेलल टू E। तो जब पैरेलली रखते हो तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे भी है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। जब P इज एंटी पैरेलल टू E
तब क्या हो जाता है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है, दोनों रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होते हैं। एंड जब ये परपेंडिकुलरली रखते हो तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होता है, बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ठीक है, फिर ये रिवाइज कर लिए थे कि आर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट sin थीटा बाई 2 हो जाएगा अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर। रिंग की वजह से उसके सेंटर पे 0 हो जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, ये वाला वैल्यू होता है। एंड इट विल अलोंग द x एक्सिस, जो भी एक्सिस है उस रिंग का उसके अलोंग होता है। ठीक है, फाइनाइट वायर की वजह से आप देखोगे जो x के डायरेक्शन पे आपको मिलेगा, x के डायरेक्शन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लैम्डा बाई पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d sin अल्फा प्लस साइन बीटा, एंड y की डायरेक्शन पे cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा का y की डायरेक्शन में मिलेगा। इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको सिर्फ x का वैल्यू मिलता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, y का वैल्यू 0 हो जाता है। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से आपको बस ये याद रखना है कि Ex तो मिलेगा और Ey भी मिलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बट Ey का डायरेक्शन आपको जिस डायरेक्शन में वायर एक्सटेंड हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। और आपको नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/2 लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग डिस्क और प्लेट पे चले जाएंगे, डिस्क एंड प्लेट पे।